जी हाँ, आज हम जुड़ चुके हैं अनुराग गौर के साथ। तो आज हम जानेंगे अपने दोस्तों के लिए कि गेट और ईएस की प्रिपरेशन का इन्होंने लगभग 2011 में आईआईटी दिल्ली ड्रॉप आउट किया। फिर उसके बाद इन्होंने मध्य प्रदेश जनरेशन को ज्वाइन किया। और हम जानना चाहेंगे कि उनके क्या राय है। मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन उनको मतलब गेट और ईएस में सक्सेस देखने को नहीं मिल रही है। तो उनके लिए आप अपना क्या सजेशन देना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि उनको क्या करना चाहिए? मेरा सजेशन यही है कि कंपटीशन का जो पेस है वो अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और लक भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। इसलिए हमको प्रोडक्टिव वे में आगे बढ़ना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए 3 साल तक हम कंटिन्यूस प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर हमारा ये क्रैक नहीं हो रहा या हम मेंस क्लियर करके इंटरव्यू तक नहीं पहुंच रहे, तो हमको अपने करिकुलम में कोई ऐसी चीज़ ज़रूर ऐड करनी चाहिए जिससे कि हमारा जो इंटरव्यू वाले राउंड में हमें उसका बेनिफिट मिले। जैसे कि आपने 2011 से 2015 तक इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस लिखा। जब 2015 में मेरी एज नहीं हुई थी, लेकिन अभी मैं आपको देख रहा था तैयारी करते हुए। तो आपको अपनी उस स्ट्रगल से 2011 से 2015 तक ईएस लिखने का आप सेम पेस है। यूपीएससी का कंपटीशन कभी कम नहीं होता। यूपीएससी में नए एस्पायरेंट्स हमेशा आते रहते हैं, तो और उसका कभी भी आप स्ट्रक्चर पकड़ नहीं सकते। यूपीएससी का स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन का जो ट्रेंड है वो कभी भी आप पकड़ नहीं सकते, वो हर साल चेंज होता है। तो इसलिए बेटर यही है कि प्रिपरेशन में लगे रहो, क्योंकि यूपीएससी बहुत ज़्यादा पेशेंस मांगता है। तो प्रिपरेशन में लगे रहो और वैल्यू एडिशन करते रहो साथ में। वैल्यू एडिशन ये का बहुत मतलब टफ चीज़ है कि प्लेन प्रिपरेशन करना 3 साल तक ठीक है, 3 साल 4 साल लग सकते हैं हम एक स्ट्रेच में, लेकिन उसके बाद में हमें मूव ऑन करना चाहिए। मूव ऑन इसलिए भी करना चाहिए कि एक तो फैमिली का बहुत ज़्यादा पीयर प्रेशर होता है, एक हमारी सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसी होती हैं कि हम मतलब हमारा प्रेशर बढ़ता चला जाता है उन चीज़ों से, और हमारा जो परफॉर्मेंस का ग्राफ है वो डाउन होने लग जाता है एक लेवल के बाद में। तो अगर हम कुछ भी प्रोडक्टिव वे में ऐड नहीं करेंगे तो और प्रॉब्लम में फंस जाएंगे हम। हेल्थ डिटीरियोरेट होगी, आपके स्किल्स डिटीरियोरेट होते चले जाएंगे। प्रिपरेशन के कंसेप्ट्स में आपको हमेशा एक नेगेटिव फीलिंग आने लग जाएगी, एक हीन भावना पनप जाएगी आपके अंदर। तो उसे निकालने के लिए आपको मूव ऑन होना ही चाहिए। एनआईटीज़ हैं जहाँ पे, जैसे एनआईटी भोपाल है, वहाँ पे बहुत कम स्ट्रेस रहता है, मतलब पढ़ाई की जा सकती है। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे पढ़ाई की जा सकती है, या ऐसे कंटेंट डेवलपर के नहीं कुछ। हाँ वो तो है, लेकिन अभी इस साल से 2021 से तो आईआईटी की फ़ी भी बढ़ जाएगी एमटेक की। तो 2021 में में अगर जाना है तो डेफिनेट सी बात है कि फ़ी तो आपको पूरी देनी पड़ेगी। 1 लाख या 2 लाख रुपए जो भी फ़ी है, अब वो इस साल से बढ़ने वाली है 2021। जो लग्जरी अभी तक थी मतलब एमटेक में, वो अब नहीं रहेगी। नहीं, अब आपको एक्चुअली क्या हुआ है कि इस साल तो वो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी से आ गया है कि अभी इस साल कोरोना की वजह से फ़ी नहीं बढ़ेगी, और जो वो उन्होंने डिसाइड किया था कि फ़ी बढ़ाएंगे वो भी रोल बैक हो गया। जेएनयू में जो स्ट्राइक हुए थे उसके बाद से फिर आईआईटी ने भी वापस ले लिया, अभी नहीं बढ़ेगी। और कह रहे थे कि स्टाइपेंड भी बंद होगा, लेकिन अब वो भी नहीं हो रहा है। स्टाइपेंड भी मिलेगा आपको 12,400। तो ये है। चलो ये तो और अच्छा है प्रिपरेशन के लिए अगर देखा जाए तो। इससे जो स्ट्रगलर्स हैं उन्हें बहुत बेनिफिट मिलता है। बाकी मेरा फिर भी ये मानना है कि अगर हम एमटेक कर रहे हैं तो जितना टाइम एमटेक की स्टडी को देना है उतना तो हमें देना ही है, मतलब स्टडीज़ को। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो मतलब आप अपने काम को धोखा दे रहे हो। मतलब आपने जिस चीज़ के लिए एडमिशन लिया है उसे तो आपको जस्टिफाई करना ही है उसके साथ में, क्योंकि फर्स्ट 2 सेमेस्टर के बाद ना लोड काफ़ी कम हो जाता है एमटेक में भी। तो वो लोड कम जब हो जाएगा आपका, तो आप अपने पेस को फिर से वहीं पर ही ला सकते हो। वो कह रहे हैं कि अगर जैसे फर्स्ट ईयर में आपके कोर्सेज होते हैं उनको कंप्लीट करके जो सेकंड ईयर होता है उसमें थीसिस होता है, तो आप ऐसा गाइड चूज़ कर लें जो कि फेमस हो, कि टाइम देता हो पढ़ने के लिए, तो उसके साथ आप कर सकते हैं। एक एमटेक वाला बंदा पूछ रहा था कि एमटेक के एडमिशन में 4 से 5
साल का अगर मेरा गैप है, मान लो मैं 2014 का पास आउट हूँ, अब मैं 2019 में कोई वहाँ फर्क पर नहीं पड़ता, एडमिशन ले कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है बस, क्योंकि आज के टाइम में कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि जो इंटरव्यू लेने वाला है उससे कोई मतलब ही नहीं है उस चीज़ से, और कोई आपको रोक नहीं सकता। अगर आपके रिटन क्वालिफाई होंगे तो आप इंटरव्यू में जाओगे ही। और एक ये बात थी कि बच्चों को बड़ी नेगेटिविटी फील होती है, मतलब कि जैसे वो कंसिस्टेंटली फेलियर और मतलब पूर्ण सक्सेस या फुल सक्सेस उन्हें देखने को नहीं मिल रही। तो मुझे 2 मेल आए, बड़े इमोशनल मेल आए कि आई एम गोइंग थ्रू, लाइक आई हैव एंजाइटी, डिप्रेशन एंड सुसाइडल थॉट्स ऑल्सो। आई एम नॉट एबल टू कंसंट्रेट ऑन थिंग्स, और मतलब मुझे सुसाइडल थॉट्स है। मूव ऑन करो, सबसे बेस्ट है। आगे बढ़ जाओ, उस चीज़ पर टिके मत रहो। टिके रहोगे तो वो एक टिके रहने से क्या है ना, स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, और आपकी स्ट्रेस लेवल अगर बढ़ेगा तो परफॉर्मेंस डेफिनेटली डाउन जाएगी। और बच्चे हैं कि जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो एक तो उनका 02/2017 का है, मैकेनिकल का तो रिज़ल्ट आ गया है, लेकिन जो 2017 है उसका कोर्ट केसेस ही चल रहा है। तो कितने हज़ारों बच्चे मतलब उसके एलिगेशन में स्टेट गवर्नमेंट के उसमें फंसे वो हुए तो हैं। चलता ही है। फिर स्टेट जो गवर्नमेंट में न्यू ऐसे ही चलता रिक्रूटमेंट आ गया है उधर, तो उसके लिए जनरल इंजीनियरिंग एक पेपर है। जनरल इंजीनियरिंग में क्या है कि ऐसे जैसे अगर आप इलेक्ट्रिकल के भी स्टूडेंट हैं ना, तो भी आपको सिविल और मैकेनिकल का उसमें देखना है। वो पड़ेगा। एक्चुअली पहले भी होता था कुछ एग्जाम्स में, एक्चुअली उसके लिए एलिमेंट्री एक एलिमेंट्री सिलेबस होता है। वो एलिमेंट्री सिलेबस के क्वेश्चंस हैं, जैसे रेलवे में पहले JWM में होता था शायद, उसमें क्या है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके सब बेसिक एक लेवल के क्वेश्चन जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हर पर्सन को पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं लेकिन पावर प्लांट में जॉब करता हूँ, तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स चाहे सिविल हो, इन सब के बारे में भी एक एलिमेंट्री नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए, चाहे मैं मैकेनिकल इंजीनियर क्यों ना हूँ। तो वो वाले क्वेश्चंस और वो वाला सिलेबस तो आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा कि जो जो उसके पॉइंट्स हैं जो कि मैकेनिकल से रिलेट करते हैं, तो वो आप कहाँ से देख सकते हैं। और ये मतलब थोड़ा टफ पड़ जाता है इलेक्ट्रिकल वाले बंदों को कि मैकेनिकल के लिए और सिविल के क्वेश्चंस करना, लेकिन यह है कि कोई भी इतना एक्सपेक्ट नहीं करता कि इलेक्ट्रिकल नहीं, वो बंदा। एलिमेंट्री क्वेश्चंस होते हैं, मतलब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। जैसे मटेरियल साइंस हो गया, कॉमन है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कुछ, जैसे ट्रांसफॉर्मर हो गया, मतलब जैसे जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं मतलब इंडस्ट्री में, वो उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके। तो उसमें इतना कोई इशू नहीं होता, वो तो एक बार गो थ्रू हो, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, आप अपने लास्ट के कुछ 3 मिनट्स में आप अपने IIT दिल्ली का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। जब आप उधर 2011 में एमटेक करते थे, तो IIT दिल्ली में आपका फर्स्ट सेमेस्टर में ही MPPGCL निकल गया था, तो आप इधर आ गए थे। लेकिन उस 6 महीने में आपको वहाँ का एक्सपीरियंस क्या रहा है? बढ़िया एक्सपीरियंस था। एक्सपीरियंस तो ठीक ही था, ऐसा कोई वो नहीं है, बस स्ट्रेस प्रिपरेशन मतलब का अलग ही वो रहता है। प्रिपरेशन वाले बच्चे अलग ही रहते हैं, उनको एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने ही पड़ते हैं। IIT दिल्ली में मतलब प्रोफेसर्स परेशान करते हैं, या मतलब आपको नहीं, टाइम ऐसा नहीं मिल नहीं पाता? है, वो बैलेंस रखना बहुत टफ होता है। IITs जो टॉप IITs हैं उनमें क्या होता है कि आपको वहाँ पे सब चीज़ एक वे में पहले ही डिफाइंड है, तो आप अगर उस सिस्टम में घुस जाओगे। तो मेरे कुछ दोस्त हैं वो IIT रुड़की में हैं, वो उनसे पेपर एमटेक के पेपर ही क्लियर नहीं हो रहे, FEM में 0 मार्क्स बहुत ऐसे टफ आ होता रहे है। हैं। तो वो ओनली प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन उनका एमटेक लगता है कि 2 साल में नहीं हो पाएगा, या बहुत ही कम ग्रेड आएंगे, मतलब ना के बराबर जस्ट पास हो पाएंगे। तो टॉप IITs में ऐसा है, लेकिन कुछ ऐसी NITs हैं, जैसे आपके एक दोस्त ने NIT भोपाल से किया था, तो वो बताता था कि नहीं नहीं नहीं, पढ़ाई तो सब जगह करनी पड़ती है, ऐसा कोई वो नहीं है। आपको एग्ज़ाम्स और स्टडी वो तो सब सब जगह करना ही पड़ेगा। अब वो नहीं रहा, मतलब पहले जैसा सिस्टम नहीं है। हर IIT में मतलब आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा IITs एग्ज़ाम्स एंड के लिए। NITs के बारे में, NITs का क्या सिनारो है? मतलब कुछ कुछ NITs को छोड़ के NIT मतलब अलग। हम एक्चुअली क्या है, कभी भी हम अगर एमटेक के लिए जा रहे हैं ना, तो हमें पहले से ये माइंड बना के नहीं जाना है एमटेक में कि हमें एकदम फ्री टाइम मिलेगा, बस प्रिपरेशन ही प्रिपरेशन करेंगे और
बस सरकार से पैसा मिलता रहेगा, एमटेक की डिग्री फ्री में मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। फ्रस्ट्रेशन होता है फिर बाद में जाने के बाद, फ्रस्ट्रेशन की होता बात है। नहीं है। हम्म आप क्योंकि एमटेक के लिए जा रहे हो तो कम से कम आप उसको डिग्री को जस्टिफाई तो करो, तभी तो आपका कुछ वैल्यू एडिशन होगा। हाँ, भाई इंटरव्यू में एमटेक में आप पढ़ रहे हो, उसके पेपर्स को पढ़ोगे, कुछ ऐसा डीप स्टडी मैंने करोगे। देखा कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के में एक इंटरव्यू में आया हुआ था, उस बंदे ने आईआईटी गुवाहाटी से थर्मल इंजीनियरिंग में एमटेक की हुई थी, लेकिन जब उससे बेसिक थर्मल इंजीनियरिंग पावर प्लांट के क्वेश्चन पूछे गए, वो एक का भी आंसर नहीं दिया, उसको 3 मिनट के अंदर ही बाहर भेज दिया। मतलब ओके, नहीं, वो आप तो जा होता सकते है। हैं। तो इसका बड़ी मतलब अगर आप एमटेक, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। जस्टिफाई मतलब आप वही मैंने बोला ना कि आप जॉब को मतलब जो भी काम कर रहे हो ना, आपको वर्क को तो जस्टिफाई करना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको एकदम फेक टाइप से कुछ नहीं करना। जितने टाइम एमटेक में दे रहे हो, जितने टाइम कॉलेज में हो, उतना टाइम पूरा दो, अपने क्रेडिट्स पूरे कंप्लीट करो। उसके बाद में जो टाइम मिलता है उसमें आप एक्स्ट्रा जो भी आपका प्रिपरेशन है उसे कैरी ऑन करते रहो। मतलब जैसे ही आपके 2 सेमेस्टर क्लियर होंगे, थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में बहुत टाइम मिलेगा आपको। एक और चीज़ आती है कि हम कितने समय तक इंतज़ार करें, मतलब कि सोल प्रिपरेशन को 1 साल या 2 साल दें, या शुरू में 1 साल में अगर आपको परफेक्ट वो सक्सेस नहीं मिली, आप एमटेक ज्वाइन कर लें। मूव ऑन करते रहो, मतलब वैल्यू एडिशन। मतलब 2 साल जैसे आपको लग रहा है कि 2 साल में मैं निकाल लूँगा, पहले ही टाइम फ्रेम हमको सेलेक्ट कर लेना चाहिए कि भाई मैं मैक्सिमम 2 साल दे सकता हूँ इस एग्ज़ाम को, या 3 साल में सोलली इसके लिए प्रिपरेशन कर सकता हूँ सेपरेटली। लेकिन अगर 2 या 3 साल में आपका नहीं हो रहा है तो फिर आप अपने उसमें चले जाओ फील्ड में। उसके बाद प्रिपरेशन में कुछ नया रहता भी नहीं है। अगर आपको मतलब 1-2 महीने अगर आपको एग्ज़ाम से आपके, पहले हाँ, मिल जाते हैं तो वही उसमें आप ब्रश अप करके कुछ अच्छा कर सकते हैं, ऐसा है। बस यही। ओके, और सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।